हेलो बच्चों। देखो बेटा, आज हम इस वीडियो के थ्रू ट्वेल्थ क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेसिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्टिन्यूटी। दो टॉपिक होते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी आप तभी समझ पाएंगे जब आप पहले कॉन्टिन्यूटी को खत्म करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने का क्या मतलब है। अच्छा, मतलब समझ आ जाएगा तो फिर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कॉन्टिन्यूटी में सीखनी है। बट इससे पहले कि हम कॉन्टिन्यूटी, ट्वेल्थ क्लास का प्रॉपर कॉन्टिन्यूटी शुरू करें, जो इस कॉन्टिन्यूटी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है आपका 11th क्लास में पढ़ा हुआ एक टॉपिक, लिमिट्स। ठीक है, जब तक लिमिट्स की आपको नॉलेज नहीं होगी बेटा, उसके बेसिक्स नहीं पता होंगे, आप 12th क्लास का कॉन्टिन्यूटी नहीं कर पाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप 11th क्लास के सारे लिमिट्स के क्वेश्चंस कीजिए तभी कॉन्टिन्यूटी कर पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा बस इतना कहना है कि लिमिट्स के बेसिक्स का आइडिया हो कि लिमिट्स में किन बातों का ध्यान देना होता है, लिमिट्स के अपने कुछ फॉर्मूले हैं उनको देखना होता है, तभी आपको बेटा चीजें आसानी से समझ आएंगी कॉन्टिन्यूटी में। तो इस वीडियो क्लास में मैं इनिशियली मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपके लिमिट्स के बेसिक्स को क्लियर करूं, ठीक है, जिससे कि आपको कॉन्टिन्यूटी में बेटा प्रॉब्लम ना आए। राइट, तो चलिए, बेसिक हमारा टॉपिक है 12th क्लास का कॉन्टिन्यूटी। ये आप हेडिंग डाल लीजिए और इसके नीचे बेटा बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब कॉन्टिन्यूटी के टॉपिक को करने की बेसिक रिक्वायरमेंट, और वो बेसिक रिक्वायरमेंट आप लिख लीजिए लिमिट्स। ठीक है, राइट। तो बिना लिमिट्स के, मतलब हमारे कोर्स में 12th क्लास में लिमिट्स का टॉपिक सेपरेटली नहीं है। टॉपिक हमारे कोर्स में कॉन्टिन्यूटी है, बट जब तक लिमिट्स का टॉपिक स्ट्रांग नहीं होगा आप कॉन्टिन्यूटी बेटा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ये बात? तो बेसिक रिक्वायरमेंट में आपने लिमिट्स लिख लिया। अब आप हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट। लिमिट का मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ और चीजों को भी हम सीखेंगे। जरा बेटा ध्यान दीजिए, मैं एक 11th क्लास के बिगिनर को अगर पढ़ा रहा होता लिमिट्स तो सिचुएशन अलग होती। आप 12th क्लास में हैं, सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना, याद दिलाना है आपको लिमिट्स का। बहुत एक एक चीज में लिमिट्स पे लिखवाना शुरू कर दूं, वो एक 11th क्लास के बिगिनर के लिए होता है। 12th के लिए मैं इतना बताऊंगा कि आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, अगर मैं लिखता हूं x = 2, इसका मतलब x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2, ना 2 से कुछ कम ना 2 से कुछ ज्यादा, एग्जैक्टली 2 के बराबर है। बट अगर मैंने आपसे यह बोला कि मुझे बेटा x की कोई एक ऐसी वैल्यू लिख कर दीजिए विच इज वेरी वेरी क्लोज टू 2 बट नॉट एग्जैक्टली 2 की बेटा कोई एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जो 2 के बहुत क्लोज है बट एग्जैक्टली 2 नहीं है। अब 2 के क्लोज जो माइंड में आता है वो क्या आता है, x = 1.9 2 के क्लोज है, या 1.99 2 के बेटा और ज्यादा क्लोज है, या फिर आप इसके आगे 999 लगाते जाइए, ये 2 के और ज्यादा क्लोज जाता जाएगा। ठीक है, या आप में से किसी के माइंड में ये बात भी आ सकती है कि 2 के क्लोज
0 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन मैं लगाता जाऊं और एंड में बेटा मैं 1 लगा दूं, तो ये भी देखा जाए 2 के बहुत क्लोज है, राइट। बट जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको भी पता है कि बेटा ये लिखना या ये लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, हाँ जी बेटा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मतलब ये लिखने की बजाय हम इस वक्त क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 2। इस एरो को हम क्या रीड करते हैं, x टेंड्स टू 2। और इसको 3 तरह से बेटा बोला जा सकता है। पहली बात कि x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, राइट। x टेंड्स टू 2 या x अप्रोचेस टू 2, या हम इसको बोलेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इज 2, राइट। x की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या है, 2 है। अब ये है या ये है, उसकी डेप्थ में मैं बाद में जाऊंगा जब क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि x इक्वल टू 2 लिखने में और x टेंड्स टू 2 लिखने में क्या बेसिक फर्क है, राइट। इसका मतलब x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2, जबकि इसका मतलब है x 2 को अप्रोच कर रहा है, वेरी वेरी क्लोज टू 2 बट नॉट एग्जैक्टली 2, राइट। समझ आ गया बेटा। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, x की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या है, 2 है। तो आई होप कि इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि लिमिट है क्या चीज, राइट। तो जैसा कि मैंने बोला, एक 11th क्लास के बिगिनर्स को मैं अगर पढ़ा रहा हूं जो पहली बार लिमिट पढ़ रहा है, मैं जितना अभी आपको बोर्ड पे बताया इसका एक नोट लिखवा देता, ठीक है, कि इफ वी राइट डाउन x इक्वल टू 2, इट मींस x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2, बट if we want to write down any value of x which is very very close to 2 but not exactly 2, then instead of writing this or this we write down this, right। और इस चीज को हम क्या बोलेंगे, it means x approaches to 2 or x tends to 2 और limiting value of x is 2, ठीक है। बट आपको बेटा इतनी डेप्थ में इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत ऐसी कुछ नहीं है। आप, मैं कहता हूं जो आपने हेडिंग डाली है इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट, उसमें अगर आप इतना भी लिख देंगे ना तो आपको शायद मेरी बातें जो मैंने बोली याद आ जाएंगी कि सर क्या बोलना क्या चाहते हैं, कि इसका क्या मतलब है, फिर इसका और इसके बाद ये नहीं लिख सकते, देन इसका को हम इस तरह से हम जो लिखते हैं, ये इसको क्या एग्जैक्टली कैसे हम लिखेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें मुझे लगता है आपको याद आ जाएंगी। और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कुछ आप खुद लिखना चाहें लिख सकते हैं, राइट। तो पहला मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट है क्या चीज, लिमिट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बेटा हेडिंग डालिए इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट का की हेडिंग बेटा इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। जरा देखिए, मैंने अगर आपको एक फंक्शन दिया x² + 3x, ठीक है, ये एक फंक्शन है, आपसे बोला कि इस फंक्शन को x = 2 पर इवैल्यूएट करो। आई थिंक 8th क्लास क्वेश्चन आप कर लेंगे बड़े आराम से, x की जगह 2 डालेंगे और इवैल्यूएशन बता देंगे, राइट। जहां जहां x है वहां पे आपने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर + 3 × 2, 10 आंसर आ गया। बट मैंने अब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया। मैंने बेटा क्या बोला, इस बार फंक्शन तो यही दिया, बट इस बार ये नहीं बोला कि x = 2 पर इवैल्यूएट करो। इस बार मैंने आपसे ये बोला कि इस फंक्शन को x की लिमिटिंग वैल्यू 2 पर इवैल्यूएट करो। ध्यान से सुनना, मैंने मेरी बातों में फर्क देख रहे हैं। पहले मैंने क्या बोला था कि इसे x = 2 पर इवैल्यूएट करो। अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया और आपसे बोला कि इस फंक्शन को
एक्स की लिमिटिंग वैल्यू 2 पर इवैल्यूएट करो। पहली बात तो ये कि ये जो मैंने आपके सामने प्रॉब्लम रखी है कि इसे एक्स की लिमिटिंग वैल्यू 2 पर इवैल्यूएट करो, इस प्रॉब्लम को लिखने का या इस प्रॉब्लम को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है? हम इस फंक्शन के आगे शॉर्ट में क्या लिख देंगे? LIM। LIM स्टैंड फॉर लिमिट, और उसके नीचे लिख देंगे x टेंड्स टू 2, राइट। तो कभी भी बेटा ऐसा लिखा हुआ मिले तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है। इसका मतलब कि हमें इस फंक्शन को x की लिमिटिंग वैल्यू 2 पर इवैल्यूएट करना है, ठीक है। अब रही बात कि जब मैं इसका इवैल्यूएशन करना शुरू करूंगा तो सबसे पहली बात मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखूंगा कि बाय अप्लाइंग लिमिट, लिमिट को मैं अप्लाई कर रहा हूं, और जब मैं लिमिट को अप्लाई करूंगा तो अब हम लिमिट लगाना बेटा बंद कर देंगे, और x की जगह अब मेरे माइंड में आएगा कि मैं क्या पुट करूं। फर्स्ट थॉट जो माइंड में आती है कि क्या हम x को 2 पुट कर दें, तो माइंड में तो यही आता है कि नहीं जी, x तो 2 के इक्वल है नहीं, x तो 2 को अप्रोच कर रहा है, तो फिर क्या करें। बट बेटा प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं x को 2 पुट ना करूं और मैं सपोज x की जगह 1.9999 ये पुट करूं एंड सो ऑन, फिर उसका स्क्वायर करूं और प्लस 3 इंटू फिर x की जगह मैं ये पुट करूं, तो बात आती है कि बेटा ये कैलकुलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। इस कैलकुलेशन के पॉसिबल ना होने का रीजन क्या है कि जो डॉट 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 डाला हुआ है ये एंडलेस है, कभी खत्म ही नहीं होगा, राइट। क्योंकि आप जहां पर भी रोकोगे कोई भी कहेगा नहीं सर एक 9 और लग सकता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने लिखा ये एंडलेस है, राइट। इसको लिखना ही पॉसिबल नहीं है, चलता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो फिर मैं उसका स्क्वायर करूं और फिर यहां पर भी वही प्रॉब्लम, फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई करूं, फिर उसे ऐड करूं। नहीं बेटा ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है इसलिए टेंस टू होने के बावजूद इक्वल की तरह ट्रीट करते हुए, टेंस टू होने के बावजूद इक्वल की तरह ट्रीट करते हुए हम इस केस में भी x की जगह बेटा 2 डालेंगे और आंसर अभी भी 10 देंगे। अब स्टूडेंट के माइंड में आता है कि अच्छा अगर यही करना था, ठीक है, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेंस टू एंड इक्वल टू। क्योंकि जो काम इक्वल के केस में किया वही काम मैंने टेंस टू में भी कर दिया, तो फिर डिफरेंस क्या है, राइट। कुछ लिमिट्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो कुछ तो होगा इसका पर्पस, ठीक है। उसी डिफरेंस को बेटा समझिए कि इक्वल और टेंस टू में क्या फर्क क्या है। माना कि अभी दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आ रहा है, हर बार सेम आए ऐसा जरूरी नहीं है। आपको एक बेसिक चीज को पहले समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सुनिएगा, देखिए बेटा जब इक्वल का केस होता है ना, जब इक्वल होता है उस केस में हम अपने आंसर से, ये जो मेरा आंसर आया है बाउंड नहीं है, मेरा आंसर जो मर्जी आता रहे, ठीक है। लिमिट के केस में आप अपने आंसर से बाउंड हो। क्या मतलब बाउंड होने का? चलिए आपको थोड़ा बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं एक लिमिट का क्वेश्चन और लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, दोनों में लिमिट x टेंड्स टू 2 है। अब आप ध्यान दो बेटा, जो काम आपने यहां किया वो आप यहां करके देख लो। आप जैसे ही x की जगह बेटा 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 2 डालते ही 0 आ जाएगा, एंड 0 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 आना आपको पता है, नॉट डिफाइंड है। बस लिमिट में यही नहीं चलेगा, ठीक है, कि आपका आंसर जो मर्जी आए बट वो आपका आंसर एक डिफाइन होना चाहिए, एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। ये चीज आपको पता है मैथ्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती।
डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइन। आ रही मेरी बात समझे? तो लिमिट की बेसिक चीज क्या है कि जब इक्वल का केस होता है तो मैं अपने आंसर से बाउंड नहीं हूं, जो मर्जी आंसर आता रहे, डिफाइन हो या नॉट डिफाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वल के केस में। लिमिट के केस में आप बाउंड हैं, आपका आंसर जो मर्जी आए, बट वो आपका आंसर डिफाइन होना चाहिए, जबकि ये एक नॉट डिफाइन की कैटेगरी में आता है, राइट। तो जब मैंने ये देखा कि सीधा सीधा लिमिट डाल के 0/0 आ रहा है, या यूं कह लीजिए कि वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो उस सिचुएशन में जैसे कहते हैं कि मैं थोड़ा सा रुकूंगा, अभी हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, और इस सिचुएशन में ये जो फंक्शन है, पहले हम इस फंक्शन को बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। और जिस स्टेज में मुझे लगेगा कि अब लिमिट डालकर 0/0 नहीं आ रहा, मैं लिमिट डालूं, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x² -4, 4 को बेटा 2 का स्क्वायर लिखा, अपॉन x -2, लिमिट x टेंड्स टू 2 a² - b² का फॉर्मूला a + b इंटू a - b अपॉन x -2 पहले से है, x -2 से x -2 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2 आ गया। और इतनी तो बेटा हम ओरल कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब मुझे दिख रहा है कि इस स्टेज में अगर मैं x की जगह 2 डालूं तो मुझे 0/0 नहीं मिलेगा, राइट। जब आप ये कंफर्म हो जाओ, जब आप ये श्योर हो जाओ कि अब लिमिट डाल के 0/0 नहीं मिलेगा, अब आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाय अप्लाइंग लिमिट, राइट। और एक बार आपने ये लाइन लिखी, अब आप लिमिट लगाना बंद कर दोगे और टेंस टू को इक्वल की तरह ट्रीट करते हुए बेटा लिमिट डाल देंगे, तो 2 + 2 क्या आंसर आ गया? 4। दिस इज द इवैल्यूएशन। जो इवैल्यूएशन अभी थोड़ी देर पहले 0/0 आ रहा था, वो इवैल्यूएशन एक्चुअल में क्या है? 4 है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि टेंस टू होने के बावजूद इक्वल की तरह ट्रीट करते हुए हमें उस फंक्शन में लिमिट डालनी है, बट तब डालनी है जब हमें 0/0 ना मिले। एंड ये क्लियर है? अदरवाइज हम उस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे और तब तक सिंप्लीफाई करते रहेंगे जब तक मुझे लग रहा है 0/0 आ रहा है। जिस स्टेज पर आपको लगेगा कि 0/0 नहीं आ रहा, आप वहां पे लिमिट पुट कर देंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, राइट। हेडिंग आपने क्या डाली है? इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। थोड़ा सा उस हेडिंग को आप बढ़ा सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, ठीक है। तो इसमें आप बेटा अपनी तरफ से, वही मैं बात आ गई, आप 11th क्लास के बिगिनर नहीं है, इतना आइडिया देते ही आपको चीज आई होप समझ आ गई है। बस अपने हिसाब से नोट बना लीजिएगा, और नोट में यही लिखना है कि उस स्टेज पे लिमिट पुट करनी है व्हेन वी डोंट गेट 0/0, अदरवाइज वी सिंप्लीफाई द फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल? कि भाई अगर आप सीधा सीधा लिमिट डालेंगे तो क्योंकि 0/0 आ रहा है इसलिए आपने लिमिट नहीं डाली, पहले उसको सिंप्लीफाई किया और फिर ये आ गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ये है, उस स्टेज पर लिमिट डालनी है व्हेन वी डोंट गेट 0/0। इस चीज से आपको लिमिट्स में बचना है। अदरवाइज जब तक 0/0 आ रहा है, अदरवाइज वी सिंप्लीफाई द फंक्शन, ठीक है। इसी वक्त एक छोटा सा पॉइंट बेटा ये समझने वाला है, ठीक है ये लिमिट का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट दिस? क्या ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है ये जो मैंने आपको दिया? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी एक लिमिट का क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा
कि हर बार 0/0 आना जरूरी है, राइट? अगर आप कहेंगे अच्छी तो 0/0 नहीं आ रहा, फिर क्या करें? बेटा फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर 0/0 नहीं आ रहा फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, आप लिमिट डालेंगे और आंसर निकाल देंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह का क्वेश्चन ये मत सोचना कि लिमिट का कोई इनवैलिड क्वेश्चन है, ये भी एक लिमिट का क्वेश्चन है। माना कि बहुत आसान है बट क्वेश्चन तो है, ठीक है? तो बॉटम लाइन बेटा क्या निकल कर आई, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जिस टॉपिक के लिए हम ये सब लिमिट्स के बारे में सीख रहे हैं, कौन सा टॉपिक? कॉन्टिन्यूटी। उस टॉपिक के 50% ऑफ द क्वेश्चन, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जिस टॉपिक के लिए हम लिमिट्स को सीख रहे हैं, कौन सा टॉपिक? कॉन्टिन्यूटी। उस टॉपिक में 50% ऑफ द क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें सीधा सीधा लिमिट डालकर 0/0 नहीं आ रहा होगा, लाइक दिस, राइट? हमें कई बार लगता है कि सर इतना आसान कैसे आ जाएगा 12th क्लास में, राइट? क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्टिन्यूटी का एक पार्ट है। क्वेश्चन तो कॉन्टिन्यूटी का कुछ होगा, वो जब मैं कॉन्टिन्यूटी पढ़ाऊंगा तब का तब देखेंगे, पर ये चीज कॉन्टिन्यूटी में यूज होगी, और वो यूज इतना आसान हो सकता है, राइट? एज ए लिमिट का क्वेश्चन नो डाउट इतना आसान नहीं आएगा, बट लिमिट तो हमारे कोर्स में नहीं है, सीधा कॉन्टिन्यूटी डाला हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि कॉन्टिन्यूटी के अंदर जो जब लिमिट की जरूरत पड़ेगी तो वो लिमिट का क्वेश्चन इतना इजी हो सकता है, इसके लिए भी तैयार रहना। मतलब ये नहीं कि हम हर बार सोचें कि नहीं जी सर ने बोला था लिमिट का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो सिंप्लीफाई करना है, राइट? और आप कहें यहां ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, अरे भाई जबरदस्ती क्यों सिंप्लीफाई करना है? अगर मुझे ये दिख रहा है कि लिमिट डाल के 0/0 नहीं आ रहा तो बात खत्म, आप कुछ सिंप्लीफाई सोचो ही मत और सीधा बाय अप्लाइंग लिमिट और इवैल्यूएशन दे दो, राइट? तो जैसा कि मैंने बोला, जिस टॉपिक के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी, उसके बेटा 50% ऑफ द क्वेश्चन में तो ये सिचुएशन मिलेगी, मतलब सीधा सीधा लिमिट डाल के 0/0 नहीं आ रहा होगा और आप क्वेश्चन को कंटिन्यू करना, ठीक है? बट ध्यान से सुनना, अगर 50% ऑफ द क्वेश्चन में ये है तो बेटा बाकी 50% ऑफ द क्वेश्चन का भी तो सोचना है मुझे। और बाकी 50% ऑफ द क्वेश्चन क्या? जब 0/0 आ रहा है, ठीक है? तो जब बेटा 0/0 आ रहा है, ठीक है, जब नहीं आ रहा वो तो कर ही देंगे आराम से, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे उस बात के लिए भी तो तैयार रहना है कि जब 0/0 आएगा डायरेक्टली लिमिट डाल के जैसे यहां, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसके लिए भी तो बेटा हमें रेडी होना है, ठीक है? तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए कि जब 0/0 आएगा, हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। पांचों में से हम फ्री नहीं कि कोई भी ऑप्शन लगा दें, हम देखेंगे कि उस सिचुएशन में पांचों में से कौन सी ऑप्शन को यूज करना है, ठीक है? पर मैं दोबारा बोल रहा हूं, इन 5 ऑप्शन के बारे में तब सोचिएगा जब 0/0 आए। नहीं आ रहा तो इन 5 ऑप्शन के चक्करों में फालतू में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिमिट डालेंगे और आंसर दे देंगे, ठीक है, राइट? बट हां, अब मुझे यह सीखना है कि जब 0/0 आएगा और मैं बोल रहा हूं कि उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने का ये जो आप तरीका देख रहे हैं, ये एक इकलौता तरीका तो नहीं कि हर बार यही लगाओगे और इस तरीके को बोलोगे क्या? ये तरीका क्या है इस वक्त जो आप बोर्ड में देख रहे हैं? दिस इज द फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टर बनाए, कॉमन फैक्टर कैंसिल किया, लिमिट डाल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि सिंप्लीफाई करते वक्त फैक्टराइजेशन एक तरीका जरूर है, बट एक इकलौता तरीका नहीं है कि हर बार ही फैक्टराइजेशन होगा। तो फिर हमें यही सीखना है कि और क्या क्या हो सकता है, राइट? तो हेडिंग डालिए बेटा, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन
evaluation of limit, types of problems on evaluation of limits when we get, ये वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट व्हेन वी गेट 0/0, ऐसे लिख लेना 0/0। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वो बताने जा रहा हूं जब 0/0 आ रहा है, राइट? तो उस सिचुएशन को हमें सीखना है। और मैंने बताया था कि जब 0/0 आए तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए 5 में से कोई एक मेथड लगेगा। फ्री नहीं हो कि 5 में से कोई भी लगा दो, ऑन द स्पॉट सिचुएशन को देखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें बेटा लिखिए टाइप 1। टाइप 1 में लिखेंगे इवैल्यूएशन बाय यूजिंग factorization, evaluation by using factorization, ठीक है? एक थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही रहा है कि हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, कॉमन फैक्टर कैंसिल करेंगे और फिर लिमिट डाल देंगे, ठीक है? फैक्टराइजेशन का अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं आपके लिए कि लिमिट x टेंड्स टू 3 2x³ माइनस का 54 अपॉन में x² माइनस 5x प्लस 6। मान लीजिए मेरे सामने एक लिमिट का क्वेश्चन है और मुझे इसको इवैल्यूएट करना है। मैंने आपसे यही बोलूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली कोशिश करो, पहले ये देखो कि क्या 0/0 आ भी रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं करना, सीधा लिमिट डाल देना। बट अगर आपको ये पता लगे कि नहीं जी 0/0 आ रहा है, फिर आपको सिंप्लीफाई करना है। इसमें आप बेटा बेशक क्रॉस चेक करके देख लेना 0/0 आ रहा है। जब 0/0 आ रहा है तो मैं फिर सोचूंगा कि 5 में से कौन सा मेथड लगाएं। चलिए फिलहाल तो अभी बाकी 4 का बताया ही नहीं कि क्या है, पर अभी अगर मैं बात फैक्टराइजेशन की करूं तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 3, इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है इसमें 2 कॉमन आ रहा है। अगर आपने एक माइंड मेकअप किया है कि फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन में फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा कॉमन को देते हैं। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन निकालिए। न्यूमरेटर में से बेटा, न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए, 2 कॉमन आ रहा है तो x³ माइनस 27, जबकि डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर हम इसकी मिडल टर्म को बेटा स्प्लिट करें तो ये इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं आपको पता है। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 3, 2 इंटू में बेटा ये x³ माइनस 27 को क्या लिखा, 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय, बेटा नीचे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूं। अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इसके फैक्टर बनेंगे, राइट? और उसके बाद न्यूमरेटर में बेटा ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर एक फॉर्मूले की शेप ले रहा है और ये बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। न्यूमरेटर में कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बेटा, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। क्या होता है, a माइनस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, राइट? तो इस फॉर्मूले को अगर हम माइंड में रखें तो लिमिट x टेंड्स टू 3, 2 इंटू में a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाएं तो a माइनस b का मतलब x माइनस 3 इंटू में a² का मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर,
प्लस ए बी करेंगे तो क्या मिलेगा 3x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। कॉमन फैक्टर बेटा कैंसिल, जो बचा उसमें अब हमें इतना तो नजर आ रहा है कि चलो मैं एक बार जो बचा है उसको एक बार लिख लेता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x अपॉन x माइनस 2। और जैसा कि मैं अभी आपसे बोल रहा था, इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि अब लिमिट डाल के 0/0 नहीं आने वाला। जिस स्टेज पे लगे कि अब 0/0 नहीं आएगा, मैंने क्या लिखा, बाय अप्लाइंग लिमिट। जी, बाय अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। और ये लाइन देते ही अब लिमिट लगाना बंद कर देंगे और जहां जहां x है वहां पे 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। जहां जहां x वहां पे मैंने 3 पुट कर दिया। बाकी बेटा कैलकुलेशन कर लेना। 9 9 9 27 2 जा 54 बाय में बेटा 1, तो आंसर इज 54। 54 इज द इवैल्यूएशन। आपको पता है 54 इज अ डिफाइंड वैल्यू। तो अब आप बताइए, टाइप 1 का एक आइडिया लगा। एक आइडिया देना, देखो वही बात आ गई। 11th क्लास का स्टूडेंट होता, मैं टाइप 1 फैक्टराइजेशन में 5-7 क्वेश्चन कराता, क्योंकि वो बिगिनर है। आपको सिर्फ एक आइडिया देना है, राइट। और बाकी जब कंटिन्यूटी करेंगे तब तो सीखेंगे ही सीखेंगे, उसके अंदर आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो आप एक सिर्फ बेसिक आइडिया लेके चलिए, ठीक है। पूरा लिमिट पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो बेटा 3-4 क्लासेस तो लिमिट्स में चली जाएंगी। तो एक एक क्वेश्चन के थ्रू एक आइडिया लेते हुए चलिए, ठीक है। टाइप 1 समझ आ गया। टाइप 2 लिखिए। evaluation by using rationalization, rationalize करना। evaluation by using rationalization, ठीक है। जहां फंक्शन में बेटा रूट आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, जहां वहां पे आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। ये क्लियर है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इस स्टेज में भी वही बात आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आप अभी सीधा सीधा लिमिट डाल के देख लीजिए, बेटा 0/0 आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर तो बात ही खत्म, सीधा लिमिट डाल देंगे, फिर तो इन टाइप्स वाइब्स के चक्करों में पढ़ना ही नहीं है आपने। फिलहाल बेटा 0/0 आ रहा है, देन क्या करेंगे, रैशनलाइज। रूट का केस है, जब भी रूट का केस होता है आप रैशनलाइज करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को ऊपर नीचे रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, अब यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन आपके माइंड में आ सकता है। आपके माइंड में बेटा क्या आ सकता है कि सर यहां पे रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, रूट वाली टर्म तो न्यूमरेटर में है। क्योंकि आपको बेटा 8th या 9th क्लास से जो सिखाया गया है रैशनलाइजेशन, वो क्या सिखाया गया है, आपके दिमाग में क्या डाला गया है कि रैशनलाइज तब करते हैं जब रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर में हो। यही सिखाया गया रैशनलाइजेशन में। बट बेटा लिमिट में ऐसा नहीं है। लिमिट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि चाहे रूट वाली टर्म न्यूमरेटर में हो, चाहे रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर में हो, दोनों ही सिचुएशन में आपको रैशनलाइज करना है। अगर 0/0 आ रहा है तब, वरना तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए बेटा उस बात से कंफ्यूज मत होना कि अगर रूट वाली टर्म न्यूमरेटर में है तो सर रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में। दोनों ही सिचुएशन में रैशनलाइज करेंगे। इसके अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस बी, a प्लस बी, मैथ्स का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर x इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1।
ठीक है बेटा, क्लियर है। और अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, रूट हट गया, 1 का स्क्वायर बेटा 1 आ गया, नीचे x इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक है, ये और ये बेटा कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर x अपॉन में x इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, और अब x से x बेटा कैंसिल हो जाएगा, और x से x कैंसिल होने के बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब मुझे नजर आ रहा है लिमिट डाल के 0 बाय 0 नहीं आएगा, तो मैं क्या स्टेटमेंट दूंगा कि बाय अप्लाइंग लिमिट 1 अपॉन में रूट 1 प्लस 0 प्लस 1, फाइनल इवैल्यूएशन 1/2। तो आई होप टाइप 2 का आइडिया लग गया। जहां फंक्शन में रूट देखेंगे रैशनलाइज करेंगे, बट दोबारा बोल रहा हूं, तब अगर 0 बाय 0 आ रहा है, नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करना, सीधा लिमिट डाल देना। और रैशनलाइज में चाहे रूट न्यूमरेटर में हो चाहे रूट डिनोमिनेटर में हो, दोनों ही सिचुएशन में आप रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, राइट। टाइप 3 मैंने बोला था बेटा 5 टाइप्स हमें सीखनी है, राइट। टाइप 3 में लिखिए इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इवैल्यूएशन करना किस केस में, अगर आपको फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक मिले। टाइप 3 में आपको सबसे पहले लिमिट्स के कुछ फॉर्मूले सीखने। टाइप 1 या टाइप 2 में कोई फॉर्मूला नहीं था, सीधा क्वेश्चन होता है, जबकि टाइप 3 में आपको लिमिट के फॉर्मूले सीखने। ये फॉर्मूले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के दे रहा हूं, ट्रिगो के नहीं। ट्रिगो के फॉर्मूले तो बेटा अलग से मैंने बहुत बार सिखाए हैं आपको, वो ट्रिगो के फॉर्मूले अलग से सीखने। यहां मैं बात कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के फॉर्मूले। ठीक है, तो इसी के नीचे आप एक नोट लिख लीजिए, फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ट्रिगो के नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के मैं आपको कुछ फॉर्मूले दे रहा हूं। 3 फॉर्मूले आपको बेटा याद रखने हैं। नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले को लगाते वक्त सारी कंडीशंस आपको चेक करनी है, तभी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। कंडीशन क्या है, जो साइन के साथ बेटा एंगल हो, जो साइन के साथ एंगल हो वही डिवाइड हो और वही अप्रोच टू 0 हो। अगर सारे क्राइटेरिया पूरे होते हैं देन इसका इवैल्यूएशन 1 होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। बिल्कुल ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x, ये भी बेटा 1 होता है। जो tan के साथ एंगल वही डिवाइड वही अप्रोच टू 0, दिस इज 1। ठीक है, और एक तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, मींस 1 माइनस cos x ही होना चाहिए, कुछ और नहीं चलेगा। 1 माइनस cos x। अच्छा, जो cos का एंगल हो, हाँ जी बेटा, जो cos का एंगल हो उसका स्क्वायर नीचे हो, जो cos का एंगल हो उसका नीचे क्या होना चाहिए, स्क्वायर। इन दोनों में जो एंगल है वही नीचे एग्जैक्टली होना चाहिए, जो एंगल है वही नीचे एग्जैक्टली होना चाहिए, जबकि यहां पर है जो एंगल है उसका नीचे स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो इवैल्यूएशन 1/2 होता है, इसका इवैल्यूएशन 1/2। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के। ये लिमिट्स
के स्पेशल फॉर्मूले इन केस ऑफ ट्रिगो, अगर फंक्शन ट्रिगो में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ 2-3, वही बात है बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा, 2-3 या 4 क्वेश्चंस देकर मुझे आपको ये सिखाना है कि किस तरह से हम टाइप 3 के क्वेश्चंस को करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड टू टाइप 3। मान लीजिए बेटा एक क्वेश्चन आया, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू sin 7x अपॉन x, इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, अगर मैं इस स्टेज पर कोई फॉर्मूला ना सोचूं, कोई फॉर्मूला बनाने की ना सोचें, सीधा सीधा लिमिट डालें, आप लिमिट डाल के देख लो 0/0 आ रहा है। क्यों? इस x को 0 डालते ही 7 × 0 0, साइन 0 की वैल्यू 0, और नीचे तो लिमिट डालते ही वैसे 0 आ रहा है। तो फिर क्या करें, हम रुक जाएंगे, अभी लिमिट नहीं डालेंगे और मैं इसको सिंप्लीफाई करने की सोचूंगा, राइट। अब ट्रिगो तो नजर आ जाएगा ना आपको, ये तो नहीं सोचना कि 5 में से कौन सी टाइप लगाएं, 5 में से टाइप 3 अपने आप स्ट्राइक करेगी, क्योंकि आपको ट्रिगो नजर आ रहा है। और जब ट्रिगो नजर आ रहा है तो आपको 3 फॉर्मूले स्ट्राइक करेंगे जो मैंने अभी दिए थे। उन 3 अभी आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम उन 3 फॉर्मूलों के हिसाब से काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहली बात मैंने क्या नोटिस की कि जो पहला वाला 3 फॉर्मूले में जो पहला वाला फॉर्मूला है वो ये बोलता है कि जो साइन के साथ एंगल है उसी का डिवाइड होना जरूरी है, जो एंगल है वही डिवाइड होना जरूरी है। तो एंगल बेटा अगर 7x है तो डिवाइड भी 7x ही होना चाहिए। इस बात को माइंड में रखते हुए साइन 7x बाय नीचे वाले x को बेटा हमने क्या दे दिया, 7 दे दिया, राइट। क्योंकि एंगल में 7x है तो मैं चाहता हूं नीचे भी 7x आ जाए, तो बेटा मैंने इसको 7 दे दिया। अगर मैंने इसको 7 दे दिया तो मुझे बैलेंसिंग वाला काम भी तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे 7 लगा दिया, तो बैलेंसिंग वाला काम भी करना पड़ेगा। और बैलेंसिंग के लिए जो 7 है वो आप यहां लगा सकते हैं, ध्यान देना बेटा, वो आप यहां लगा सकते हैं या फिर आप 7 को यहां लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर ले जा सकते हैं, ये लिमिट की प्रॉपर्टी है। लिमिट की क्या है बेटा, एक प्रॉपर्टी है। मैं अगर आपको ये लिमिट की प्रॉपर्टी बताऊं कि लिमिट x टेंड्स टू a k fx, k कोई कांस्टेंट है और इनटू में एक फंक्शन fx है, तो लिमिट की प्रॉपर्टी ये बोलती है, लिमिट की प्रॉपर्टी है कि ऐसे टाइम में k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये जो लिमिट है वो सिर्फ फंक्शन के आगे लग जाएगी, राइट। एज ए कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं एक फॉर्मूला रूल दे रहा हूं कि कांस्टेंट को आप बाहर ले जा सकते हैं, वेरिएबल बाहर नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना। कांस्टेंट बाहर जा सकता है और जो लिमिट है वो जो रिमेनिंग फंक्शन है जो वेरिएबल के टर्म्स में, उसमें हम लिमिट लगा सकते हैं, राइट। तो जब मैंने यहां 7 लगाया तो बैलेंसिंग के लिए यहां 7 और वो 7 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब माइंड में आता है कि क्या इतने पोर्शन को हम 1 लिख सकते हैं, राइट। नहीं बेटा, थोड़ी सी जैसे कहते हैं एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी है, ठीक है। डायरेक्ट 1 लिख दोगे जिसे कहते हैं चल जाएगा, बट एक फॉर्मेलिटी है, अगर वो पूरी कर दो तो बेटर है। क्या फॉर्मेलिटी है? रूल ये बोलता है जो साइन के साथ एंगल हो वही डिवाइड हो और वही अप्रोच टू 0 हो। तो एंगल अगर 7x है, डिवाइड 7x है, तो अप्रोच भी 7x होना चाहिए और ये x है। तो इस बात को माइंड में रखते हुए हम एक छोटी सी फॉर्मेलिटी यहां पे लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे कि सिंस x टेंड्स टू 0 therefore 7x टेंड्स टू 0। बताइए ठीक है बात? अगर बेटा x 0 को अप्रोच करेगा तो 7x भी 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इस बात को माइंड में रखते हुए अब मैं यहां पे क्या स्टेटमेंट लिखूंगा कि बाय अप्लाइंग लिमिट, लिमिट को अप्लाई करते ही ये जो सर्कल पोर्शन है
ये बेटा 1 बन जाएगा, बाहर 7 का 7 रहेगा, आंसर 7 आ जाएगा। डोंट कंफ्यूज कि लिमिट कहां गई बेटा, ये जो 1 बना है ये लिमिट के समेत 1 बना है। याद कीजिए sin x बाय एक्स ये कुछ नहीं होता। कहीं आप कहें कि sin x बाय एक्स 1 होता है, ये तब तक 1 नहीं होता जब तक लिमिट की इन्वॉल्वमेंट भी ना आए, ये 1 होता है, राइट। तो इसलिए ये जो 1 बना वो लिमिट के समेत बना, ठीक है। और लिमिट में एक थोड़ी सी कमी थी कि जो एंगल है वही डिवाइड और वही अप्रोच टू 0 होना चाहिए, तो मैंने उस कमी को पूरा कर दिया कि मेरा ये कहना है कि अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो 7x भी 0 को अप्रोच करेगा, राइट। और इसके बाद बेटा ये इवैल्यूएशन आ गया। तो बस इस तरह की बेसिक कैलकुलेशंस का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं देता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 5x बाय एक्स इवैल्यूएट करना है, वही बात आ गई। अभी आप लिमिट डाल के देख लो बेटा, 0 बाय 0 आएगा। फिर क्या करें, सिंप्लीफाई। फॉर्मूला नंबर 2 माइंड में आता है, जो tan के साथ एंगल है वही डिवाइड होना चाहिए, तो उसको माइंड में रखते हुए, क्योंकि tan के साथ एंगल 5x है तो नीचे वाले x को 5 दे दिया, बैलेंसिंग के लिए बेटा यहां 5 लगा दिया, इतना पोर्शन 1 बनेगा। बट कब 1 बनेगा, जब हम ये बोलेंगे कि अगर x टेंड्स टू 0 है तो 5x भी 0 होगा। सिंस x टेंड्स टू 0 5x अप्रोचेस टू 0 एंड बाय अप्लाइंग लिमिट 5 into 1 5 आंसर आ गया, राइट। क्लियर है। बेसिक लिमिट्स की कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx, ठीक है। अब इसमें देखिए, अभी भी आप लिमिट डाल के बेटा देख सकते हो, x को 0 डालते ही ये 0 sin 0 0 होता है, इस x को 0 डालते ही b इंटू 0 0 sin 0 0 0 बाई 0 नहीं चलेगा। फिर क्या करें, सिंप्लीफाई। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax को फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने ax से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो एंगल है उसी से डिवाइड करना है। तो अगर एंगल ax है तो मैंने बेटा नीचे ax से डिवाइड कर दिया। अगर ax से डिवाइड कर दिया तो मैंने ax से मल्टीप्लाई भी कर दिया। आप कहेंगे सर आपने इस बार इसको बाहर क्यों नहीं लिया? नहीं ले जा सकता क्योंकि x है, वेरिएबल है, कांस्टेंट बाहर जा सकता है, वेरिएबल बाहर नहीं जा सकता। बिल्कुल यही बात डिनोमिनेटर में भी आ गई। डिनोमिनेटर में बेटा देखिए क्या है, sin bx, तो मैंने bx से डिवाइड कर दिया और इनटू में बैलेंसिंग के लिए bx लगा दिया, राइट। क्लियर है। और अब ये वाला x से x कैंसिल हो रहा है और इसके कैंसिल होने के बाद a और b बेटा कांस्टेंट है, तो a और b कांस्टेंट है तो मैं a बाय b को मैं बाहर ले जाता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax बाय ax अपॉन sin bx बाय bx, राइट। चलो मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि होल के साथ में लिमिट है। x के x कैंसिल होने से a बाय b कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है बेटा। अच्छा, अब आपके माइंड में अगली बात क्या आएगी, ध्यान से सुनना। ये 1 बनेगा, बट कब बनेगा? जब मैं उसको लिमिट दूंगा। ये 1 बनेगा, बट कब बनेगा? जब मैं उसको लिमिट दूंगा। अब आप कहेंगे लिमिट तो मेरे पास एक ही है, मैं इसको और इसको कैसे दूं? मैं तो एक को दे सकता हूं। नहीं बेटा, ये भी लिमिट का रूल, ये मैंने भी लिमिट का एक रूल लिखवाया था ना। लिमिट के 5 रूल्स होते हैं, 11th क्लास के हैं। चलो मैं दोबारा बता देता हूं। लिमिट का जैसे एक रूल है, अभी एक कांस्टेंट वाला रूल बताया था, वैसे ही लिमिट का एक रूल क्या है बेटा, अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, बट मैं इन बिटवीन, आप बेशक कहीं साइड में नोट कर लेना, बट इन बिटवीन मैं आपको बता दूं कि लिमिट का एक रूल है कि लिमिट x टेंड्स टू a विद इन ब्रैकेट fx प्लस gx, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, एक लिमिट है, तो हम दोनों फंक्शंस को अलग अलग लिमिट दे सकते हैं। मतलब
लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। ऐसा नहीं सोचना कि एक ही लिमिट है, दोनों को कैसे दें, ऐसा कर सकते हैं, दोनों फंक्शन को अलग अलग लिमिट दे सकते हैं, राइट। तो जो बात बेटा प्लस के लिए है वही अगर ये दोनों फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे होते तो भी यही होता, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते तब भी हम उनको अलग अलग लिमिट दे सकते हैं, और अगर ये दोनों फंक्शन डिवाइड हो रहे होते तब भी मैं अलग अलग लिमिट दे सकता हूं, राइट। तो बेटा प्लस के साथ माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो 4 रूल ये हो गए और एक रूल कांस्टेंट वाला हो गया कि कांस्टेंट को बाहर ले जा सकते हैं। ये 5 रूल अगर आप अलग से नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इन्हीं रूल्स को माइंड में रखते हुए बेटा ध्यान रखना, 5 रूल समझ आ गए, मैं पांचों लिख नहीं रहा, एक से मैंने आइडिया दे दिया, उसी रूल को माइंड में रखते हुए आप लिमिट बेटा अलग अलग दे सकते हैं। तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि a बाय बी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाय ax अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx बाय bx। इसको अलग लिमिट दे दी, इसको अलग लिमिट दे दी। अब ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, बट अगर हम एक क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा कि सिंस x टेंड्स टू 0 तो देयरफॉर ax टेंड्स टू 0 as well as bx टेंड्स टू 0। अगर x 0 का अप्रोच करेगा तो ax भी 0 का अप्रोच करेगा, bx भी 0 का अप्रोच करेगा। और अब मैंने क्या लिखा कि बाय अप्लाइंग लिमिट a बाय b का a बाय b, ये 1 फाइनल इवैल्यूएशन a बाय b, राइट। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, बाकी और जब क्वेश्चंस करेंगे तो और धीरे धीरे क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। डन। टाइप 3 समझ आ गया। टाइप 4 लिखिए बेटा, एक्सपोनेंशियल इवैल्यूएशन इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इवैल्यूएशन इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। इसमें भी सबसे पहले बेटा एक नोट, एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए आपने 3 लिमिट के फॉर्मूले सीखे, एक्सपोनेंशियल के लिए भी एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x -1 अलग से है बाय x। ध्यान रखना e की पावर में सिर्फ x है, -1 बेटा बिल्कुल अलग है और होल डिवाइडेड बाय x है, राइट। अगर सारे क्राइटेरिया पूरे हों, क्राइटेरिया वही है जो e की पावर में है, वही डिवाइड है और वही अप्रोच टू 0 है, और माइनस में भी 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा 2 3 4 नहीं चलेगा। अगर ये सारी बातें पूरे हो रही हैं तो इसका इवैल्यूएशन आप 1 लिख सकते हैं, राइट। दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट, ठीक है। इसमें भी बेटा वही बातें आ जाएंगी कि अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा तो हम क्राइटेरिया पूरा करवाएंगे, ठीक है। अब मैं इस पे एग्जाम्पल वगैरह नहीं ले रहा, जब आएगा क्वेश्चन तब का तब समझा दूंगा। बस आपको फॉर्मूला पता होगा और चीज का पता होगा कि भाई कब कब ये लगाया जा सकता है, जो e की पावर हो वही डिवाइड हो, वही अप्रोच टू 0। अच्छा, अप्रोच टू 0 मतलब 0 होनी चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। कुछ और होगा तो फिर उसका मैं इलाज बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। बट मेन बात जो e की पावर में हो वही डिवाइड हो, वही अप्रोच टू 0 ही होनी चाहिए, -1। ये सारी बातें अगर पूरी हो जाएं, राइट, पूरी नहीं होंगी तो हम पूरी करेंगे, जैसे अभी मैं ट्रिगो में कर रहा था, और इसका इवैल्यूएशन 1 लिख देंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट टाइप 4। टाइप 5 लिखिए, ठीक है बेटा। evaluation in case of logarithmic function, evaluation in case of logarithmic function, limit x tends to 0 log 1 plus x by x, इसका भी बेटा फॉर्मूला है,
ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 3 फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के, एक्सपोनेंशियल लिमिट का एक फॉर्मूला, लॉगरिथमिक का ये फॉर्मूला। ठीक है, क्या है इसमें क्राइटेरिया, यहां पर 1 का मतलब बेटा 1 ही होना चाहिए, 2 3 4 नहीं चलेगा। अच्छा, जो 1 के साथ ऐड वही डिवाइड और वही अप्रोच टू 0 ही होना चाहिए, कुछ और नहीं। तो जो 1 के साथ ऐड वही डिवाइड वही अप्रोच टू 0, अगर ये सारी बातें पूरी होती हैं तो इसका भी इवैल्यूएशन 1 होता है। ठीक है, क्लियर है। और ये जो लॉग है, मैंने आपको एक बार याद है इंट्रोडक्शन दिया था, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग, तो ये इस वक्त जो है वो क्या है, नेचुरल लॉग है, जिसका बेस ई होता है। एनीवे, उसके बारे में अभी ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बस वैसे ही माइंड में रखना। ठीक है बेटा, तो ये अब इसमें भी वही है, क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा होगा तो पूरा करवाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इस x के साथ 3 है तो मुझे इसको 3 देना पड़ेगा, बैलेंसिंग के बाहर 3 लगाना पड़ेगा, वो सारी चीजें जो बताई थी। और आएंगी जब क्वेश्चंस करेंगे कॉन्टिन्यूटी के, तो ये सारी चीजें आएंगी। बस आपको इस बात को माइंड में रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है और इस फॉर्मूले को लगाने का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है बेटा, तो मैंने 5 टाइप्स आपको बता दी हैं कि, और ये पांचों टाइप तब, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये नहीं कि हमेशा, ये पांचों टाइप तब जब 0/0 आ रहा है। अगर 0/0 नहीं आ रहा, सोचना ही नहीं। जैसे कि मैं क्वेश्चन दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x प्लस cos x, इवैल्यूएट करना है। अब ये नहीं कि ट्रिगो देखा और सीधा टाइप 3 पर चले गए। अरे टाइप 3 में तब जाना है जब 0/0 आ रहा। आप यहां लिमिट डाल के देख लो, sin 0 प्लस cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, 0 प्लस 1 1 आ रहा है, वेल डिफाइंड नंबर। तो क्यों मैं टाइप 3 पर जाऊं? तो सिर्फ ट्रिगो देखकर टाइप 3 में मत चले जाना, टाइप 3 में तब जाना जब 0/0 आ रहा हो, फिर देखना कि अच्छा क्या करना। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट। For the formulas of trigonometric limit of type 3, type 4 and type 5, टाइप 3 में भी मैंने 3 फॉर्मूला दिए, टाइप 4 में 1 फॉर्मूला, टाइप 5 में भी 1 फॉर्मूला, 5 फॉर्मूले हो गए, कॉमा इट इज नेसेसरी, नहीं इसको बेटा इट इज नेसेसरी काट के लिखो, ये छोड़ दो, कॉमा डाल के लिखेंगे, इफ वी डोंट गेट लिमिट अप्रोचेस टू 0, क्योंकि देखो ना पांचों फॉर्मूले एक बार चेक कर लो आपके सामने, पांचों फॉर्मूले में लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है। तो इन्हीं पांचों फॉर्मूले की बात कर रहा है, टाइप 3 के 3, टाइप 4 का 1 और टाइप 5 का 1, 5 फॉर्मूले की बात कर रहा है कि इफ वी डोंट गेट लिमिट अप्रोचेस टू 0, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, देन वी यूज सब्स्टिट्यूशन। उस केस में हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, बस इतना लिखकर थोड़ा सा माइंड में रखो। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करेंगे वो जब बेटा सिचुएशन आएगी तब बताऊंगा, तभी क्लियरिटी आएगी। बट एक हल्की सी बात जो समझने वाली है, ज्यादा मुश्किल नहीं, कंफ्यूज मत होना। टाइप 3 में ट्रिगो में मैंने 3 फॉर्मूले दिए, एक्सपोनेंशियल का 1, लॉगरिथमिक का 1, 5 फॉर्मूले हो गए। पांचों फॉर्मूले में लिमिट्स पर नजर डाल के देखो, लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है। तो इन्हीं पांचों फॉर्मूले से रिलेटेड उसने मैंने ये नोट लिखवाया कि अगर लिमिट 0 को अप्रोच ना कर रही हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। किस तरह से करेंगे, क्या फायदा होगा, किन बातों का ध्यान रखेंगे, वो जब क्वेश्चन आएगा तब का तब देखें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपकी कॉन्टिन्यूटी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। सारी चीजें बेटा एक बार बस इसका कोई होमवर्क तो मुझे नहीं देना, जस्ट इसको एक बार गो थ्रू देख लो, चीजों को दिमाग में बिठा लो, और जब हम अगली क्लास में कॉन्टिन्यूटी शुरू करेंगे तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे हम। ठीक है,
तो चलिए बेटा, आज की इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। अच्छी तरह से आज के बताए हुए बेसिक्स को रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कॉन्टिन्यूटी में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।